Hey guys, my name is Javis Karan and welcome to our channel Current Classes. So as you know that जैसा आप सब जानते हैं कि 3.2 चल रहा था और सर चलते चलते ऐसा हुआ कि 1 क्वेश्चन और 2 पूरा तरीके से ख़त्म हो चुका था और बस 3.2 का अंतिम क्वेश्चन जो कि बोल सकते हैं 3 बाकी है। अब 3 में कुछ क्वेश्चन है, उसको करने के बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। उसी के साथ आपका 3.2 जो है एक्सरसाइज वो क्लियर भी हो जाएगा। तो सर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है सर कि फॉर्म का मतलब है बनाना। क्या बनाना है वो भी देखेंगे हम लोग। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले तो यहाँ तक का हिंदी समझते हैं कि आपको फॉर्म करना है, बनाना है। सर क्या बनाना है? सर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। कुछ प्रॉब्लम्स नीचे दिए रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से आपको लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है। सर कैसा? सर पेयर में फॉर्म करना है लीनियर इक्वेशन को। अब फॉर्म करने के बाद जब आपके सामने गर्मा गर्म इक्वेशंस बन के तैयार हो जाएंगे, एक पेयर तैयार हो जाएगा, तब आप क्या कीजिएगा? उसका सोल्यूशन फाइंड कीजिएगा। सर कौन से मेथड से? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब many students ask me, sir, what is a substitution method? Then I will tell you. Please go to the introduction video and see. आफ्टर ऑल यहाँ बतलाया जाएगा, इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताया गया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ लिखा हुआ है, जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। यहाँ तक समझते हैं? पहले यहाँ तक समझते हैं। सर दो नंबर है, अब वो दो नंबर क्या है हमें वो पता नहीं, पर इतना पता है कि वो जो दो नंबर है उनका जब डिफरेंस करते हैं, मतलब उनको जो घटाते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होता है वो 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और ऐसा भी उसमें बोला गया है कि जो एक नंबर है, दोनों में से कोई भी एक जो नंबर है वो 3 गुना है दूसरे नंबर के। समझ में आ रहा है? अगर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सर उनको फाइंड करें। सर उन्हें किन्हें फाइंड करें? सर वो जो नंबर्स हैं उन्हें आप फाइंड करें। ठीक है सर, उन्हें हम फाइंड करते हैं, बहुत अच्छे से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको नहीं दिया हुआ है वो हम लोग मान लेते हैं। ओके सर, ठीक है, मान लेते हैं। तो जैसा कि इसमें आपको बोला गया है, दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है 26। तो आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सर वो दो नंबर क्या है अभी तक फिलहाल हमको मालूम नहीं, लेकिन अब मालूम हो जाएगा क्योंकि हम लोग लेट करने वाले हैं। हम लोग अब लेट करने वाले हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर, चलिए आपके लिए पूरा नंबर का नंबर लिख देता हूँ, NUMBER। ठीक है, फर्स्ट नंबर को हमने x मान लिया एंड द सेकेंड नंबर, इसको हमने y मान लिया। ठीक है सर, हमारे पास अब हम दो नंबर मान चुके हैं x और y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलेंगे किस पे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार पर ऐसा बोला गया है कि सर जो हमारा फर्स्ट नंबर है, या ऐसा बोला गया है जो दो नंबर के बीच का डिफरेंस है वो 26 है। तो सर दो नंबर हम लोग मान चुके हैं XY, मतलब सर x में से जब y घटाएंगे तो हमको 26 निकल के आएगा। कुछ ऐसा बोल रहा है पहला इक्वेशन, मतलब कि पहला इक्वेशन ये हमारा फॉर्म हो चुका है हंसते हंसते और आराम से। और सर सेकंड में ये बोला जा रहा है, सेकंड जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, वो ये कहा गया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है, जो पहला नंबर है, या कोई भी नंबर जो है, मतलब कि ऐसा मान लेते हैं वो फर्स्ट नंबर ही है, वो 3 गुना है दूसरे नंबर के। तो ठीक है सर, उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो लिखेंगे नीचे में एंड, फिर दूसरा इक्वेशन यहाँ पुट करेंगे। सर ऐसा बोला जा रहा है जो हमारा फर्स्ट नंबर है, सर जो हमारा फर्स्ट नंबर एक्स, वो 3 गुना है किसके? सर वाई के, मतलब 3y। देख रहे हो ना, इस y के 3 गुना है, 3 टाइम्स है, इसीलिए एक जो नंबर हमारा x है सर वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के। देख रहे हो ना, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन फॉर्म हो गया। सर क्या ये इक्वेशन है? मीन्स दैट इक्वेशन का मतलब इक्वेस टू जीरो, इक्वेट कर दो उसको जीरो से। तो क्या यहाँ पे इक्वेट हो हम लोग देख रहे हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? फिलहाल तो बाबू अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, चाहो तो इसको कर सकते हो, कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सर इसको इक्वेशन फर्स्ट माने हैं हम, इसको इक्वेशन सेकंड माने हैं। तो इसको कर लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, साइड में कर लो। मुझको पहले ही करवा देना चाहिए था। एक्स माइनस वाई, यहाँ पे प्लस का 26 इस आएगा, तो माइनस का 26 इज इक्वल्स टू 0। तो सर ये हमारा सेकंड इक्वेशन, इसको मान ले, दोनों सेम ही है, सिंप्लीफाई फॉर्म है बस। ये हमारा सेकंड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, आगे कर ही लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स दैट कहने का मतलब लिख लो, 3y है, ये साइड आएगा प्लस का 3y है अभी, और ये साइड आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, ये हमारा दूसरा इक्वेशन तो है ही, बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स दैट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ। हाँ सर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ये बोला जा रहा है कि अब जब आप इक्वेशन फॉर्म कर लेते हो
तब आप उसका सोल्यूशन निकालो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है सर, अभी निकालते हैं सोल्यूशन। तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या 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 करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल किन्हीं दो इक्वेशन में से एक को लिखते थे अपने मन से। तो चलिए हम लिखते फर्स्ट इक्वेशन को, x माइनस वाई माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते थे सर, इक्वेशन लिख के इक्वेशन लिख के अब x का वैल्यू निकालते थे इन द टर्म्स ऑफ y। ठीक है सर, निकाल लेते हैं अभी तुरंत। x इज इक्वल टू, ये प्लस का y है, यहाँ से आ जाएगा, सॉरी ये माइनस का y इस आ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। ये माइनस 26 आ जाएगा तो प्लस 26। ये प्लस फर्स्ट में लिखाता नहीं है, अंडरस्टूड होता है। मीन्स दैट सर जो x का वैल्यू आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है। चलो इसको थर्ड इक्वेशन लेट कर लो। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास x की वैल्यू आ रही है उसको हम लोग इसको पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है सर, फर्स्ट में क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट का यूज हम लोगों ने अभी अभी तुरंत किया है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि सेकेंड का यूज कर लो अब बाबू। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ये देखिए ये नीचे वाला ऐसा करके गया हुआ है, ऊपर को नहीं समझ लीजिएगा। ये हम इक्वेशन बनाया है, इस क्वेश्चन को इस डाटा को समझ के हम इक्वेशन बनाया है, तब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया अभी तक। ठीक है सर, एक्स का वैल्यू निकाल लिए, अब हम लोग करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है सर, सेकेंड इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू को पुट कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन है क्या, एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करो, एक्स की वैल्यू को पुट कर लो। ओके, एक्स की वैल्यू क्या है सर, ये y, मतलब एक्स की जगह पे y जो 26 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब बाकी का उतर जाएगा, -3y इज इक्वल्स टू 0। अब जो भी करते थे करिए, यहाँ पे है प्लस का y, यहाँ पे है -3y। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2y होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू दे दीजिए। ये प्लस का 26 है, ये साइड जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। एक काम करिए, माइनस से माइनस को उड़ा दीजिए। चाहे तो 2 से इसको भी हम ऐसे करके इससे 2 से इसको हम कट कट के लिख दें, पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आए, इसलिए नॉर्मल तरीका ही अप्लाई कर देते हैं। 26 लिखा हुआ है, ये 2y के साथ इंटू में है, यहाँ जाएगा डिवाइड में, कटेगा 13 मतलब y की वैल्यू 13 आ रही है। ठीक है सर, y जो है हमारा, जो सेकेंड नंबर माने हुए थे वो हमारा 13 निकल के आ रहा है। अब सर पहला नंबर को भी तो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो क्या करो, इस y की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में, हमारा आंसर निकल जाएगा। या थर्ड में ही कर दो तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है सर, वो भी कर लेते हैं तुरंत। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ तक लिखिए, मैं एक साइड शायद रब कर दूँ। हाँ, रब करूँगा ही क्योंकि जगह नहीं है उधर। ठीक ना, या इसी में कर दूँ, दिख जाएगा आप सबको। ठीक है, तो इसके आगे लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। सर थर्ड में y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। सर थर्ड इक्वेशन था क्या सर, तो सर x इज इक्वल्स टू वाई जोड़ 26। सर y कितना है सर, 13 है। 26 का 26, 13 जो 26 कितना होगा, 6 3 9 2 1 3, 39 सर। मतलब कि x हमारा 39 आ रहा है। अब y यहाँ पे निकाल ही लिए थे, क्या था 13, देख रहे हो ना। हाँ, तो सर आप ही के सामने आप निकल के आ चुका है, फर्स्ट नंबर 39 है जो कि हमने माना हुआ था x, तो कि 39 निकला है सर। सेकंड नंबर को y माने थे जो कि हमारे पास 13 निकला हुआ है। तो इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं हमारा फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। अब चलते हैं इसके बाद, आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, आप सब तुरंत इसको नोट करें। हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ सर, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये रहा हमारा सर सेकंड क्वेश्चन। तो क्या कैसे कर रहा है हम लोग तुरंत अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है सर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीडेड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो यहाँ पे दो एंगल्स की बात की जा रही है, और ये भी बात की जा रही है कि सर यहाँ पे जो एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मीन दैट जो आपको तो ये पता ही होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री, मतलब कि दो एंगल्स दिए रहते हैं। एक ऐसे मान लेते हैं, एक 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसका सम 180 डिग्री होता है। एक 120 डिग्री होगा तो दूसरा 60 डिग्री होगा। मीन दैट कहने का मतलब है, कोई दो एंगल है उसको जोड़ने पे 180 आना चाहिए, तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, द जो लार्जर नंबर है, ऐसा दिया हुआ है, द जो लार्जर एंगल जो है वो आपको ज़्यादा है स्मॉलर एंगल से 18। ऐसे बोले, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 बड़ा है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमको तो ये नहीं पता है कि सर लार्जर एंगल क्या है और स्मॉलर एंगल क्या है। तो जो नहीं पता उन्हीं को हम लोग मानते हैं, जैसा कि जो चलते आ रहा है हमारा परंपरा। सर ये परंपरा क्या हुआ, ठीक है, दिस इज द रूल। तो सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो हम क्या नहीं पता सर, तो हमें लार्जर एंगल नहीं पता और स्मॉलर एंगल भी नहीं पता, तो दोनों को मान लेते हैं। तो लेट
द लार्जर एंगल, क्या मान लो उसको, एक्स मान लो, एक्स डिग्री, एंड द स्मॉलर, स्मॉलर ही लिखा हुआ है ना, हाँ सर स्मॉलर ही लिखा हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, स्मॉलर एंगल इसको क्या मान लो सर, वाई डिग्री। ठीक है, हमने लार्जर एंगल को एक्स मान लिया, स्मॉलर एंगल को वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि सर यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल है तो सबसे पहले आपको दिख ही रहा है, मतलब कि जब आप एक्स को जोड़िएगा, एक्स डिग्री को वाई डिग्री के साथ जोड़िएगा, मतलब कि एंगल एक्स को एंगल वाई के साथ जोड़िएगा, तो हमको 180 तो आना ही चाहिए, फिक्स है 180 डिग्री आना ही चाहिए। तो क्यों ना इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें। हाँ सर मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो हमें पता ही है कि किसी दो एंगल का सम जब 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल की ही बात की जा रही है। तो एंगल एक्स कुछ भी आवे और एंगल वाई कुछ भी आवे, लेकिन इसका सम हमेशा 180 डिग्री ही आएगा सर। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हाँ, अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हम दूसरा डाटा को देखेंगे सर। तो दूसरा डाटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो लार्जर एंगल है, मतलब कि एक्स, वो स्मॉलर एंगल से, मतलब कि वाई से 18 डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। यहाँ पे एक्सीडेड का मतलब होता है ज़्यादा, एक्सीडेड का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। मतलब कि जो स्मॉलर एंगल है, मतलब कि एक्स जो है सर, वो वाई डिग्री से 18 डिग्री अधिक है, मतलब कि प्लस का 18 डिग्री। अगर ऐसा बोलता सर तो कि 18 डिग्री कम है तो माइनस 18 डिग्री लिखते हैं, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि 18 डिग्री ज़्यादा है तो प्लस 18 डिग्री हम लोगों ने लिखा। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन बन के तैयार है। तो क्यों ना इसे सॉल्व कर लें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ सर करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी तक तो नहीं आई कोई दिक्कत। ठीक है, तो जैसा कि पता है दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं एंड देन एक्स का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। तो वही करेंगे फिर से, फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स जोड़ वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सर फर्स्ट इक्वेशन यही है। अब सर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई, मतलब 180 का 180 लिखाएगा, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ से रहेगा तो माइनस वाई। ठीक है सर, ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन के तैयार है गर्मा गर्म। हाँ, मतलब कि एक्स की वैल्यू ये रही इन द टर्म्स ऑफ वाई। अब जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आ रही है उसको उठा के हम सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे, धाएँ से निपट कर देंगे। इससे पिछले क्लास में बोले थे ना, वही करना है। तो क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। सर सेकेंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को पुट करना है। एक्स की वैल्यू ये रही हमारे सामने। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में ये रही, एक्स डिग्री इक्वल्स टू वाई डिग्री जो 18 डिग्री। हाँ सर ये रही, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू पुट करना है तो कर दो, एक्स एक्स की जगह 180 डिग्री माइनस वाई डिग्री। ठीक है, यहाँ भी वाई डिग्री प्लस 18 डिग्री। हाँ, अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे और क्या करोगे यहाँ पे, तो यहाँ प्लस का वाई है, इस साइड ले आओ। इधर इधर जो आपको कांस्टेंट पार्ट है उसको आप ये साइड ले जाओ। तो यहाँ पे जो माइनस का वाई बस बच जाएगा, उसको ऐसे लिख दो। ये प्लस का वाई है तो आर एच एस एल एच एस की ओर आएगा तो माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, इसे खासू का साइन दे दो। यहाँ पे तो 18 डिग्री तो पहले से लिखा ही हुआ है प्लस में, बट ये जो हमारा 180 डिग्री है यहाँ पे प्लस में है, ये सर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। हाँ सर इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ गए हो तो आगे ऐसे करना। आप सबको कहाँ तक दिख रहा है यहाँ पे, हाँ सर वहाँ तक दिख रहा है, पर साइड में अगर बदला दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, साइड में देखो। अब क्या करोगे, माइनस वाई क्या होता है, -2y। बदला है इसे पिछले वाले वीडियो सब में भी। सर अब एक 180 डिग्री में से 18 डिग्री को आप लोग घटाइए। ठीक है, 162 डिग्री आएगा सर, वो भी माइनस का, माइनस 162 डिग्री आएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद यहाँ भी क्या यहाँ पे कंजस्टेड हो गया क्या, हो गया तो मिटा के हम -162 फैला के लिखते हैं। हाँ, अब सर माइनस से माइनस को उड़ा देते हैं। और सर ये 2y के साथ इंटू में है, और ये साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 162 डिग्री बाई 2। तो 2 से जब ये कटेगा तो 2 अठे 16, 2 एकान 2, 81 डिग्री, मतलब कि y जो आया हमारा सर 81 डिग्री आया। चलिए सर y का तो वैल्यू पता चल चुका, अब हम y के वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू भी मालूम चल जाएगा। ओके ओके ओके, तो क्योंकि जगह कम है इसीलिए ऐसा 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 हमको करना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कर देंगे, क्या करेंगे, y के वैल्यू को हम लोग पुट करने वाले हैं इक्वेशन थर्ड में। ओके, देखिए यहाँ पे लिखेगा आप लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। सर थर्ड इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू अब हम लोग पुट करने वाले हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस वाई डिग्री। तो सर
180 का 180 लिखेंगे ना, हाँ वही लिखोगे। अब वाई कितना है, तो सर वाई 81 डिग्री आया। सर एक्स हो जाएगा 99 डिग्री, जब आप लोग माइनस कीजिएगा तो इतना ही आएगा। इसीलिए हमारा जो एक्स निकल के आया सर वो 99 डिग्री निकल के आया है। तो आप ही के सामने दोनों एंगल्स हमारे सामने निकल के आ गया है। जो लार्जर एंगल है जो कि हमने एक्स माना था वो हमारा 99 डिग्री आया है। एंड जो स्मॉलर एंगल है जो कि लार्जर एंगल से 18 डिग्री अधिक था वो हमारा 81 डिग्री आया है। आप ऐसे भी चेक कर ही सकते हो कि हमारा सर जो डाटा दिया था क्या वो सही है, और आपने क्या सही आंसर घुमाया है, मतलब बनाया है। तो देखिए कि ऐसा बोला जा रहा था कि तो जो हमारा लार्जर एंगल है मतलब कि एक्स वो 18 डिग्री अधिक होगा इससे। तो देख लीजिए इसको इससे माइनस कीजिएगा तो 18 ही आएगा। नहीं यकीन तो करके देख लीजिए। तो आपके सामने ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सर ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड नंबर, मीन्स दैट कहने का मतलब थर्ड का थर्ड। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज़। Later, she buys 3 bats and 5 balls for 1,750 rupees. Find the cost of each bat and ball. अब इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट टीम की एक महिला कोच, एक क्रिकेट टीम की एक महिला कोच है जिन्होंने मार्केट में जाके 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे एक साथ सर, एक साथ, जिनका कॉस्ट उनको कुछ 3800 रुपया पड़ गया। और इतना ही नहीं, उनका शौक और बढ़ते जा रहा है। तो कुछ दिन बाद वो महिला कोच फिर से मार्केट गई और 3 बैट और 5 बॉल्स जाके आपको बाई की, जो कि 1750 रुपये का पड़ा। तो मतलब चुल मचा हुआ था इतना खरीदने का। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो सर प्रत्येक मतलब कि जो बैट है और जो बॉल है उसका कॉस्ट क्या होगा, तो जो कि हमें नहीं पता उसी को हम लोग मानते आ रहे हैं और आगे भी मानते रहेंगे। तो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट of one bat rupees x rupees x and the cost of one ball rupees y। ठीक है सर, ऐसा मान लिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ वन बैट एक्स रुपीज़ है एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल वाई रुपीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो हमारी महिला कोच थी उन्होंने मार्केट जाके कितने बॉल बैट कितने खरीदे, तो सर 7 खरीदे। क्योंकि एक बैट का कॉस्ट एक्स है तो सर 7 बैट का कॉस्ट कितना होगा, 7x। इजी सी बात है। और सर बस बैट खरीद के नहीं और कुछ खरीदिए तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है सर। और उन्होंने क्या खरीदा, तो 6 बॉल खरीदा। तो एक बॉल का कॉस्ट वाई है तो सर 6 बॉल का 6y, जिनका कॉस्ट उनको कितना पड़ा सर, तो 3800 पड़ा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन गर्मा गर्म तैयार। अब इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। लिखा हुआ है वो बाद में फिर मार्केट जाती है और 3 बैट खरीदती है, तो एक बैट का कॉस्ट एक्स, तो 3 बैट का 3x प्लस और कुछ खरीदती है। 5 बॉल खरीदती है तो एक बॉल का कॉस्ट वाई है तो 5 बॉल का कॉस्ट 5y। तो उनको कितना रुपये है, तो जो शॉपकीपर है वो बोलता है वो सर 1750 बोलता है। मैडम इतना दीजिए, बहुत खरीद रहे हैं आजकल आके, तो इतना रुपया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे सामने ये 2 इक्वेशन बन के तैयार हो गया। तो सर इक्वेशन बन गया, अब देन क्या करेंगे, तो अब आप इसको सॉल्व करिएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लगाइए हमारा प्यारा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। क्या सर ज़रूरी है बार बार आप फर्स्ट इक्वेशन को रख रहे हो, ज़रूरी नहीं है, आप दोनों में से किन्हीं को भी उठा के रख सकते हो। बट मेरा मन, आपका मन, आप सेकेंड को रख लीजिए, मेरा मन मैं फर्स्ट को रखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे, लिखा हुआ है सर 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,800। हाँ सर ठीक है, लिखा तो हुआ है हमारे पास। आप सर x का वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, 7x का 7x इक्वल्स टू 3800 का 3800, मतलब कि 3,800, इसी को बोलते हैं हिंदी में 3800। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मतलब कि बड़े बड़े शहरों में वो 3800 क्या होता है सर, 3800 मतलब 3,800। अब 6y प्लस में है और जब आर में जाएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा। यहाँ पे जो 7x के साथ इंटू में है और ये साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x टू ये जो लिखा है इसको तो वैसे का वैसे ही लिख देंगे पहले। अब ये इंटू में था, ये साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। हमारा थर्ड इक्वेशन तैयार। इतना करने के बाद हमारे सामने x की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ y।
अब इस x की वैल्यू को हम लोग पुट करने वाले हैं इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है सर। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि हमको y का वैल्यू चाहिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है सर। सेकेंड इक्वेशन क्या रहा? तो ये रहा 3x जोड़ 5y इसकल टू 1750। हाँ सर, अब इसमें x की वैल्यू को हम लोग आराम से पुट कर देने वाले हैं। हाँ सर ठीक है। जब पुट करिएगा तो इसको पुट करिएगा x की जगह पे, तो लिखिए 3800 मतलब कि 6800 माइनस 6y/7 जोड़ 5y बराबर 1750, ठीक है सर। हाँ सर ठीक है। अब इतना करने के बाद साइड में चलते हैं क्योंकि नीचे में जगह बाकी नहीं है। आप सबको को यहाँ तक शायद ही दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने वैसे बोला भी है, तो हाँ सर दिख तो रहा है, ठीक है मैंने चेक किया दिख रहा है। अब इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे सर, ठीक है सॉल्व करो। ऊपर से ऊपर को इंटू करना पड़ेगा और क्या, क्योंकि नीचे से कटने वाला तो है नहीं ऊपर में, ठीक है सर। गुना कर लेते हैं, थ्री से इसमें करेंगे, देन माइनस का साइन देंगे, फिर थ्री से इसमें करेंगे। ये सब तो क्लास 9 में क्लास 8 में सब में सिखाया जाता है। तो जब थ्री से इंटू कीजिएगा इसको आप, तो होगा सर 3 0 0 3 0 0 8 से 24 कैरी 2 3 से 9 2 11 11,400 माइनस का माइनस 6 3 18 मतलब कि 6 3 18 वाई का वाई, ठीक है सर। वाई का साइन दीजिए बड़ा सा, नीचे में 7 को लिख दीजिए। हाँ सर ठीक। जोड़ 5y बराबर 1750। 1750 ये तो हो गया इतना पतलू सा 1750। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या करें, जगह ही कम है, नहीं तो अभी तक तो इसको रब कर दें क्या सर? हो सकता है तो इसमें ही हमको अच्छे से सेपरेट करके बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो लिंक टूट जाएगा, ये सब सारा चीज़ हट जाएगा तो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसी में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब क्या करोगे आप? एलसीएम लोगे आप, क्या करोगे? एलसीएम जब लोगे आप, इस क्वेश्चन में 1750 पहले से ही लीजिए हम, ठीक है क्योंकि बाद में जगह नहीं बची तो 7 1 का एलसीएम 7 आएगा, 7 से 7 गया तो 11,400 इधर, माइनस का 18y इधर, प्लस का प्लस 1 7 जाए तो 7 5 35y, देख रहे हैं ना सर? ये सब हमारे सामने ऐसा इक्वेशन बन के आ गया, ठीक है। अब 11,400 को वही लिखो 11,400 सर माइनस 18y प्लस 35y, इसको आप प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो कर लेते हैं। तो साइन प्लस का है क्योंकि वो आपका बड़ा है, होगा माइनस, तो 5 में से इधर 8 गया तो 7 बचा, एंड देन 2 में से 1 गया तो 117 y प्लस का 17y, बाई का बाई 7। अब क्या करोगे? 7 को उस साइड अभी ही ले जाओ, क्योंकि आगे सिंप्लीफाई उतना करना, ठीक ना। तो यहाँ पे सर डिवाइड में था 7, ये साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 750 गुने 7, ठीक है। हाँ ठीक है। अब ऐसा हमारे सामने इक्वेशन बन के आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप? 17y को 17y लिखो, नहीं तो एक काम करो, हाँ लिखो 17y इजिकल्स टू, इसको इंटू करो 7 0 0, 7 5 35 कैरी 3, 7 7 49 3 52 कैरी 5, 7 5 12 12,250 इतना आ गया। अब सर ये प्लस का था 11,400 और ये सर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 11,400। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। 17y को 17y चलो यहाँ पे रहने दो। अब आगे इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 50 का 50 उतर जाएगा, एंड देन 12 में से 4 जाएगा तो 8, 11 में से 1 जाएगा तो 10, ऐसे ही थोड़ा ना, बस 2 ही बचेगा यहाँ पे। 5 आ गया, 12 में से 4 गया तो 8, 1 बचा, 1 में से 1 तो 0, ये भी 0, मतलब ये सब सारा कर जाएगा। 850 बचेगा, कितना है सर? 850 बचेगा बस। देन y इजकल्स टू 850 को वही लिखो बाय 17 लिख दो, क्योंकि अभी इंटू में है 17 y के साथ, यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब सर इसको 17 से डिवाइड कर दो, आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको देता हूँ समय 2 3 सेकंड का, इसको डिवाइड करके तुरंत लिखो, मैं आऊँगा तो चेक करूँगा, जस्ट तुरंत, चलो लिखो। ठीक है सर, आप सबने लगता है लिख चुके हैं। तो सर देखिए
आप चेक कर ले, मिला ले। 17 5 ज़ा 85 और 0 का 0 मतलब कि 50 आएगा सर। कहने का मतलब सर जो वाई है हमारे साथ वो 50 निकल के आ गया। आप सबों को दिख रहा है? मैं ऐसा करता हूँ दिख रहा होगा सर। नीचे वाला बस नहीं दिख रहा है सर, वो थोड़ा ऊपर कर देते इसको तो सर थोड़ा सही रहो हो जाता हम सबके लिए। ये 17 लिखा हुआ आप सबको दिख ही रहा होगा। तो आप क्या करना है, वाई इक्वल्स टू 50 लिखना है और क्या। तो कहीं भी लिख दूँ क्या, ठीक ना। अरे लो, वाई इक्वल्स टू 50 ये दिख रहा है अब। तो y का मान सर 50 आ चुका है सर। तो आप क्या करेंगे सर, y के मान को हम लोग पुट करने वाले हैं इक्वेशन थर्ड में, और x का मान हमारे सामने निकल के आ जाएगा सर। तो तुरंत पुट करते हैं। मैं ये साइड रैप करने वाला हूँ अभी तुरंत। ठीक है सर, इक्वेशन थर्ड को तुरंत से लिखिए। x इक्वल्स टू, और सर बड़े बड़े अक्षरों में 3800 माइनस 6y, ठीक है, बाय 7। ओके, अब चलो सर y की वैल्यू को इसमें हम लोग पुट करने वाले हैं। तो 3800 माइनस 6 इंटू सर y का वैल्यू क्या है सर, 50 आ चुका है हमारे पास बाई 7। ठीक है, 3800 माइनस 6, यहाँ पे 300 आएगा इंटू करके, ये उल्टा फुल्टा हो गया। 300 आएगा बाई 7, माइनस करोगे तो 3500 अपॉन 7। 7 से 7 5 35 और दो दो 0, मतलब x का जो मान आ गया हमारे पास, x का जो वैल्यू आ गया सो 500 आ गया। देख रहे हैं ना, x का वैल्यू हमारे पास 500 आ गया। वहाँ पे y 50 निकला और x 500 निकल गया। तो सर यही है हमारा कहने का मतलब। हमने बैट के कॉस्ट को, वन बैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन बैट क्या माना था, एक्स माना था। तो उसका 500 निकल के आ रहा है, मतलब कि जो बैट उन्होंने खरीदे हैं वो प्रत्येक बैट जो है वो 500 रुपये के हैं, और जो हर एक बॉल है वो 50 रुपीज़ के हैं, जो कि नॉर्मली होता ही है मार्केट में कॉस्ट। तो ये रहा सर हमारे सामने 3 का 3। चलते हैं फोर्थ पे। हाँ सर, आप चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अरे सर फोर्थ क्वेश्चन कहाँ है? सर फोर्थ क्वेश्चन बहुत बड़ा था। अगर मैं बोर्ड पे लिखता तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा हुआ है, यहाँ तक लिखता तो यहाँ तक आता, तो क्या इतना दूर मैं आपको सॉल्व करवाता? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं बुक लेके आया अपने साथ, बुक से पढ़ूंगा, आप सब क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge is paid 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? इतना ही नहीं, how much does a person have to pay for traveling a distance of 225 किलोमीटर? तो इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि एक शहर है, मोटा मोटी मैं आपको पहले रफ स्केच दे दूं। सर एक शहर है जिसमें जो टेम्पू होता है सर, जिसमें जो हमारा जो टेम्पू का भाड़ा है वो सर फिक्स है। मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि आपको कहीं भी जाना हो, चाहे आपको 5 किलोमीटर जाना है, चाहे आपको 10 किलोमीटर जाना है, चाहे आपको 1 किलोमीटर ही क्यों जाना हो, उसमें एक चीज़ ऐसा फिक्स है कि फिक्स चार्ज फिक्स है आपका। उसमें एक फिक्स चार्ज करके है जो कि फिक्स है, उतना लगेगा ही लगेगा। आप कितना भी ट्रैवल करो उतना लगेगा ही लगेगा। इतना देने के बाद ही आप चढ़ सकते हो, ठीक ना, ऐसा समझिए। अब सर ये फिक्स चार्ज अलग है और ये एक चार्ज पर किलोमीटर अलग है। चार्ज पर किलोमीटर कहने का मतलब आप जितने किलोमीटर जाओगे, 1 2 3 4 5 6, उसके अलग से पैसे लगेंगे। पर ये जो सर है सर हमारा फर्स्ट फिक्स चार्ज, वो आपको देना ही पड़ेगा चाहे आप कितना दूरी भी ट्रैवल करो। तो एक शहर है जिसमें एक टेम्पू है जो कि अपना फिक्स चार्ज लेता है। हर एक मतलब कि आप कितना भी चलें वो फिक्स चार्ज लेगा ही लेगा, और 4 किलोमीटर का पैसा अलग से लेगा। तो इसमें कहा गया है सर कि मतलब कि अगर वो ऐसा मान लेते हैं कि ये टेम्पू 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, तो एक इंसान है जो कि टेम्पू में बैठे हैं, उनको 105 रुपया देना पड़ा, उनको 105 रुपये देना पड़ा। और फिर दूसरा केस ऐसा है कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 15 किलोमीटर की जर्नी करते हैं तो आपको 155 रुपया उनको देना पड़ेगा। मतलब कि 155 रुपया यहाँ पे लगता है। अब वो फिक्स चार्ज क्या है, अब वो चार्ज पर किलोमीटर क्या है, अभी तक हमें पता नहीं है। बस इतना ही पता है कि अगर आप 10 किलोमीटर की जर्नी करते हो तो 105 रुपया लगेगा सर। अगर आप 15 किलोमीटर की जर्नी करते हो तो 155 रुपया लगेगा। और अंतिम इतना ही नहीं, इसमें यह भी आपको बोला जा रहा है कि आपको ये फाइंड करना है कि सर फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या लिखा हुआ है। और ये भी है कि अगर हम चाहते हैं कि सर 25 किलोमीटर की यात्रा करें तो उसके लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, तो वो भी निकालें आप लोग, ठीक है। सारे चीज़ को डिस्कस किया जाएगा वन बाय वन, ठीक है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सर, ये तो था हमारा रफ स्केच। तो इसको तुरंत रब करके एक सेकेंड,
इसको तुरंत रब करके हम लोग चलते हैं हमको क्वेश्चंस पे। सर इतना पढ़ने के बाद, इतना समझाने के बाद हमें जो समझ में आया है वो हमें ये समझ में आया है कि सर इस एक शहर में जो फिक्स चार्ज है वो कुछ है और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो अलग है। तो चलो ना उसको मान लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज, मान लेते हैं फिक्स चार्ज एक्स रुपया ले रहा है वो, एंड द चार्ज पर किलोमीटर वो ले रहा है वाई रुपया। ठीक है, जो नहीं दिया हुआ था उसको मानना पड़ता है, यही विधि का विधान है। मीन दैट कि फिक्स चार्ज एक्स मान लिए हम लोगों ने, चार्ज पर किलोमीटर वाई मान लिया। तो किताब के हिसाब से, बुक के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के आधार पर ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम 10 किलोमीटर चलते हैं तो 105 रुपये की लागत लगती है, 105 रुपये खर्च होते हैं। तो सर उसको 10 किलोमीटर चलना है, मतलब कि उसको ये फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, एक्स जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है सर, वो लगेगा। और सर वो 10 किलोमीटर चलता है, जब 1 किलोमीटर का दाम वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई होगा। तो इसको कितने रुपये पे करने पड़ते हैं सर? 105 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे जो अलग डाटा दिया हुआ है। सर दूसरा डाटा ऐसा दिया हुआ है, अगर हम 15 किलोमीटर जाते हैं तो हमको 155 रुपया देना पड़ता है। तो सर उसको भी, अगर वो 15 किलोमीटर आप जा रहा है तो फिक्स चार्ज फिक्स लगेगा जो कि एक्स है, प्लस फिक्स चार्ज के साथ साथ वो कितना चल रहा है वो भी, उसका भी आपको कॉस्ट लगेगा। जब 1 किलोमीटर का कॉस्ट वाई दिया हुआ है, मतलब कि जो चार्ज पर किलोमीटर वो आपको वाई है, तो चलता है 15 किलोमीटर, तो 15 वाई हो गया। आप सर वो जब 15 किलोमीटर चलता है, मतलब कि ट्रैवल करता है उस टेम्पो से या बस से, तो आपको लगता है 155 रुपीज़। ठीक है सर, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो देखते ही देखते हम फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन आपके सामने ले आए। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी। मैं श्योर नहीं हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि लाइव क्लासेस नहीं है, मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। तब पर भी ऐसा मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो एक बार और मैं रिकैप करवा देता हूँ कि सर एक शहर में एक टेम्पो वाला है जो कि अपना फिक्स चार्ज लेता ही लेता है, चाहे आप कितने भी किलोमीटर की डिस्टेंस तय करिए। अब वो अलग से आपका किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर वो लेता ही लेता है। ठीक है, तो एक जर्नी है 10 किलोमीटर का, उसमें 105 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, मतलब कि उसमें फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा एक्स। और सर वो 1 किलोमीटर का अगर 10, मतलब कि वाई रुपये चार्ज कर रहा है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई आपको चार्ज करेगा, जिसका कॉस्ट आपको 105 रुपये पड़ गया। ठीक है, अगर आप दूसरे जर्नी करते हो जिसमें कि 15 किलोमीटर आप चलते हो, तो सर उसमें भी फिक्स चार्ज लगना ही लगना है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि सब में फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। और क्योंकि आप 1 किलोमीटर का कॉस्ट वाई है, तो 15 का 15 वाई हो जाएगा कॉस्ट। तो उसमें आपको 155 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो सर ये हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हुआ। अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फिक्स चार्ज निकालेंगे और चार्ज पर किलोमीटर निकालेंगे। तो सर इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प सॉल्व करने वाले हैं तुरंत अभी। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ज़्यादा कुछ बड़ी बातें हैं नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है सर। तो कोई भी क्वेश्चन को निकालते हैं सर, फर्स्ट को लेते हैं, एक्स जो 10y इक्वल्स टू 105। ठीक है सर। अब x की वैल्यू निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ y। x इक्वल्स टू 105 प्लस का 10, यहाँ आएगा तो माइनस का 10y। सर ये हमारा थर्ड इक्वेशन तैयार हो गया। अब इस x की वैल्यू को जो कि y के टर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग पुट कर देंगे क्वेश्चन सेकंड में। सर फर्स्ट में क्यों नहीं, पहले भी बोल चुके हैं फर्स्ट में इसीलिए नहीं क्योंकि फर्स्ट का यूज हम अभी अभी तुरंत किए हैं, तो फिर से फर्स्ट में ही पुट कर दें, अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में हम लोग x की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड है क्या, तो सर वो x प्लस 15y इसका टू 155 है सर। ठीक है, आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा और आवाज़ भी क्लियर आ रहा होगा। हाँ सर, x कितना है, x ये है सर हमारा, मतलब कि 105 माइनस 10y, ये हमारा x हुआ। अब जो लिखा हुआ उसको हम बाकी कैसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करें। 105 इधर प्लस में है और ये साइड ले जाओ तो माइनस में आ जाएगा। तो चलो इस लाइन में, अगले लाइन में ले जाएंगे, नहीं तो ले ही जाओ। सर यहाँ पे माइनस का 10y है और प्लस का 15y है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो प्लस का 5y आ जाएगा इसकल्स टू 155, तो 155 लिखा ही हुआ है सर। ठीक है, और सर ये प्लस का 105 था, ये सर आएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आप सबको? हाँ, 5y का 5y हो गया इसकल्स टू, जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो आपको 50 आएगा। और सर 5y के साथ इंटू में है, ये सर आएगा तो डिवाइड में, तो
50/5 कटेगा तो 10 आ जाएगा, मतलब कि वाई आपके पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। समझ रहे हैं सर, वाई 10 आया, इसका कहने का मतलब कि जो चार्ज पर किलोमीटर है सर वो 10 है। कितना है सर, वो 10 है। मतलब कि 1 किलोमीटर आप जाते हो तो 10 रुपये, 2 किलोमीटर जाते हो 20 रुपये, ऐसा है सब। मतलब वाई का वैल्यू निकल चुका है। अब इसी वाई का वैल्यू को हम लोग पुट कर देने वाले हैं इक्वेशन थर्ड में, और एक्स का वैल्यू भी निकाल लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है, हाँ ठीक है सर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थ्री में हम लोग वाई का वैल्यू पुट कर देंगे। सर इक्वेशन थ्री है क्या, एक्स इक्वल्स टू 105 माइनस 10 वाई। सर यही हमारे पास इक्वेशन थ्री था, इसमें हम लोग वाई की वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 105 का 105 माइनस 10 का 10 गुने वाई कितना है सर, वाई 10 है। 10 105 माइनस 10 गुने 10 100 5। इसका मतलब सर जो एक्स आ रहा है वो 5 आ रहा है, यहाँ पे वाई हमारा 10 आ रहा था। मतलब जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपये का लगता है। मतलब कि आप टेम्पो में बस चढ़ो तो 5 रुपया फिक्स चार्ज मतलब लग ही जाएगा। आप कितना भी दूरी चलो, चाहे 100 मीटर क्यों नहीं चलो, फिक्स चार्ज लगना ही लगना है सब बार, क्योंकि 5 रुपया है। अब उसके बाद आप कितना जा रहे हो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उसके लिए अलग से ये पैसे, 1 किलोमीटर के 10 रुपया, उसके हिसाब से आपको वो टेम्पो वाला काटेगा। ठीक है सर, तो हमारे सामने एक्स की वैल्यू आ गई जो कि हमारा फिक्स चार्ज था। सर वाई की वैल्यू भी आ गई जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर था। तो इसी के साथ एक्स और वाई की वैल्यू निकल चुकी है। ये क्वेश्चन यहीं पे सर ये क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होता है, एक चीज़ और शायद इसमें दिया हुआ था, शायद क्या दिया ही हुआ है कि अगर हम लोग 25 किलोमीटर चलते हैं तो हमको कितने रुपये पे करने पड़ेंगे। तो वो भी देख लीजिए, छोटा सा चीज़ है, साइड में हम बोल दे रहे हैं। फॉर 25 किलोमीटर वी पे वी कैन पे वी कैन पे हम लोग कितने पे करेंगे। आपको पता है हमको 25 किलोमीटर चलना है, तो सर फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा जो कि एक्स है प्लस। आप क्योंकि 1 किलोमीटर का कॉस्ट वाई था सर, तो 25 किलोमीटर चलना है, मतलब कि 25 वाई। ठीक है सर, एक्स कितना निकाल चुके हैं, 5 निकाल चुके हैं, 5 लिख दो, प्लस का प्लस सर 25 का 25 इंटू सर वाई कितना निकाल चुके हैं, 10 निकाल चुके हैं, 5 का 5 प्लस का प्लस 25 इंटू 10 2000 सॉरी 250। इसको सम करोगे 255 आएगा। मतलब कि आप जब 25 किलोमीटर चलते हो, क्या 25 ऐसा कहो कि 25 किलोमीटर की जर्नी को तय करते हो तो 255 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। 255 रुपये खर्च करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये खत्म होता है। चलते हैं फिफ्थ पे। सर ये रहा हमारा थ्री का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो सर ये क्या बोल रहा है हम लोग अभी देखते हैं। लिखा हुआ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 is added to the both numerator and the denominator. If 3 is added to the both numerator and the denominator, the fraction becomes 5/6. The find the fraction. ये तो मैंने एडिट किया है, अभी समझाऊंगा कि ये सर एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 बन जाता है, मतलब कि 9/11 बन जाता है यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो दो जोड़ दे तो। सर एक दूसरा फ्रैक्शन है जो कि सर वो आपको 5/6 बन जाता है जब उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दें, ऊपर नीचे दोनों। सर तो वो फ्रैक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटा मोटी आपको पता है फ्रैक्शन जो होते हैं वो आपको P/Q के फॉर्म में होते हैं, जिसमें दो बातें होती हैं। जिसमें दो बातें होती हैं, एक तो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, हाँ सर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में होता है। हाँ ठीक है, आपसे वही पूछ रहा है कि वो आपको P और Q दोनों क्या क्या हैं। आपके P और Q मतलब कैसा पूछा रहा है कि फ्रैक्शन सर क्या निकलेगा वो बताइए। आप कुछ बात ही दे रखी है, तो हमें क्या नहीं देख रही। एक फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नीचे वाला, तो उस दोनों को मान लेते हैं। सोल्यूशन लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर को हमने एक्स मान लिया, एंड द डिनोमिनेटर बी, इसको सर वाई मान लेते हैं। ठीक है, हमने न्यूमरेटर को ऊपर वाले को एक्स माना और सर नीचे वाले को वाई माना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q ऐसा बोला जा रहा है, जब हम फ्रैक्शन में, जो कि फ्रैक्शन है एक्स अपन वाई का,
इसमें हम जब 2 ऐड करते हैं ऊपर में न्यूमरेटर में और नीचे में भी, तो हमारे साथ सर जो इक्वेशन जो हमारे साथ बन के आएगा वो 9/11 बन के आएगा। मतलब ऊपर में न्यूमरेटर में और नीचे में दोनों में हम 2 ऐड कर देंगे, तो जो फ्रैक्शन बन के आएगा सर वो 9/11 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और ऐसे ही हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी लिखेंगे अपना एंड। और दूसरा बात, जैसा हमको बोला जा रहा है कि सेम फ्रैक्शन लिखा हुआ है x/y का, इसमें जब हम ऊपर नीचे दोनों में सर 3 ऐड करते हैं +3 तब जो हमारा फ्रैक्शन बन के आ रहा है वो 5/6 का बन के आ रहा है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो सर इक्वेशन तैयार हो चुका है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो करते हैं सर सॉल्व। किन्हीं एक इक्वेशन को यहाँ पे पुट करो और x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, लिखा हुआ है x+2 बाय y+2 इक्वल्स टू 9/11। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। कोना कोनी इंटू करो, मतलब कि इंटू करेगा तो 11 से होगा, तो 11x सॉरी ऐसे लिख दें क्या आपके लिए ऐसे लिख देते हैं बच्चे की तरह। हाँ, अब सही है, आपके लिए मैंने एक स्टेप बढ़ाया। हाँ, बस आपके लिए 11x प्लस 11×2 = 22 +2 9y प्लस 9×2 = 18। ठीक है, हाँ। अब x वाले टर्म्स को तो यहीं छोड़ना पड़ेगा, 11x को यहीं छोड़ो, 9y को रहने दो, जो 18 को रहने दो, प्लस 22 से माइनस का 22 हो जाएगा इस साइड आएगा तो। ठीक है, अब x को अकेले छोड़ दो, 11 इंटू में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 9y सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 आएगा, 18 में से -22 -4 अपॉन 11 है, डिवाइड इंटू में इस आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सर ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। सर x की वैल्यू निकल चुकी है इन द टर्म्स ऑफ y, तो इक्वेशन थर्ड मान लिए। इतना करने के बाद इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड को लिखो, उसमें x की वैल्यू को तुरंत पुट करो। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड था क्या, x+3 नीचे में भी y+3 इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, था तो यही। एक काम करो, इसमें x की वैल्यू यहाँ पे पुट करने से पहले इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ लो इसको। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6x + 6 3 18। अब इधर से इंटू करोगे तो 5y + 5 3 15। ठीक है, 6x = 5y जो 15, ये प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का 18। x = 5y सॉल्व करोगे तो -3 आएगा, ये आपको इंटू में यहाँ आएगा तो डिवाइड में। ठीक है सर, हाँ। अब x की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं, मतलब कि सॉरी, हाँ, आप x की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। एक काम लगता है मैंने गलत किया क्या, काम x की वैल्यू तो पुट कर देंगे सर हम। हाँ कर दो, सही रहेगा, यहीं पे कर दो, आगे क्या ही करोगे। क्या लिखा हुआ x की जगह पे ये लिख देंगे 9y -4/11। ठीक है सर, ये तो सही लिखा हुआ 5y -3/6। अब फिर से कोना कोनी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो। 9 6 54, 54y -24 इक्वल्स टू 11 5 55y -33। ठीक है, हाँ ठीक है। अब -54y, जो भी y के टर्म है उसको एक साइड ले आइए, कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाइए। 54y प्लस का 55 माइनस का 55y इज इक्वल्स टू माइनस का 33, और ये माइनस का 24 इस आएगा तो प्लस का 24। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं और क्या। स्टेप देख लो, आप शायद आपको नीचे ना दिखे, तो मैं ये साइड को रब कर देने वाला हूँ। ठीक है, उसके नीचे दिखता भी नहीं रहता, इसीलिए मैंने बोला उसके नीचे कहीं ना दिखे, एक स्टेप के बाद शायद ना दिखे वो। यहाँ पे आपको सर जब माइनस कीजिएगा तो माइनस प्लस का 54y -55y तो -1, मतलब कि -y होगा इक्वल्स टू, इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस का यहाँ पे 24 6 3 9 9 -9, y से y गया तो मतलब कि y हमारे पास कितना है 9 आया सर। ठीक है, आप जैसा कि देख रहे हो कि y की वैल्यू 9 आ गई है, मतलब कि जो हमारा y क्या माने हुए थे सर, डिनोमिनेटर नीचे वाला y माने हुए थे वो 9 तो निकल के आ चुका है। अब इस y की वैल्यू को हम लोग निकाल के पुट कर देने वाले हैं इक्वेशन थर्ड में। अब जो कहाँ लिखा हुआ है सर इक्वेशन थर्ड, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, इसमें हमको x की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्योंकि जगह कम है तो ये साइड को मैं रब कर देता हूँ, देन आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है सर,
जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे तुरंत। तो इक्वेशन थर्ड को लिखो यहाँ पे, ऐसा लिखो पास कि सबसे पहले पुटिंग ये शायद इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैं एक लाइन लिखना शायद भूल गया होगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सॉरी थर्ड। तो अगर मैं गलती से भूल गया तो उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि स्टेप्स हमें सेम चलता जा रहा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री क्या है सर, ये रहा, एस इक्वल्स टू 9y-4 अपॉन 11, ठीक है। चलो 9 का 9 इंटू वाई कितना निकला, 9 निकला सर, -4 अपॉन 11, 9 9 ज़ा 81 -4 अपॉन 11, माइनस करोगे 77 अपॉन 11 आएगा, 11 सत्य, मतलब कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 7 आ रही है। मतलब कि जो हम लोगों ने न्यूमरेटर माना था वो हमारा 7 निकल के आ रहा है, जो डिनोमिनेटर हम लोगों ने माना था वो हमारे पास 9 निकल के आ रहा है। तो जो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे साइड में देख लो, वो जो फ्रैक्शन हो जाएगा जिन्हें हमने माना था एक्स अपॉन वाई, जो कि एक्स हमारे पास 7 है, वाई हमारे पास 9 है, तो फ्रैक्शन 7/9 आ जाएगा हमारे पास। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यही सर, ये रहा सर हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। चलते हैं तुरंत 6 की ओर, उसे समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक सर, ये हमारा थर्ड का 6th क्वेश्चन मीन दैट अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद ये लेक्चर यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। तो लिखा हुआ 5 ईयर हैंस, यहाँ पे हैंस कहने का मतलब आगे, मतलब कि जो आप प्रेजेंट एज में अभी जी रहे हो उसके 5 साल बाद। हैंस का मतलब बाद, जैसे कि आफ्टर होता है ना बाद में, भाई उसका मतलब हैंस का मतलब भी आपको वही हुआ आगे, 5 साल आगे। तो सर 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सर 5 साल के बाद ऐसा होगा तो सर जो जैकब का एज जो है वो 3 गुना हो जाएगा उसके बेटे की एज से, ठीक ना। जैकब का एज जो है जितना भी हो वो 3 गुना अधिक हो जाएगा अपने बेटे के एज से। अब फिर वो लिखा हुआ है कि 5 years अगो, 5 साल पहले, जैकब वाज 7 टाइम्स 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब कि 5 साल पहले ऐसा था, जो जैकब था वो अपने बेटे से 7 टाइम्स बड़ा था, तो 7 गुना बड़ा था। तो आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि वट आर देयर प्रेजेंट एज, कि उनके प्रेजेंट एज क्या है, मतलब कि अभी के समय में उनका प्रेजेंट एज क्या है। तो नहीं दिया हुआ है वो, तो उसी को हम लोग मान लेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, सर एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। सो उसके बेटे के वाई ईयर्स मान लेते हैं, कि ऐसा मानते हैं कि जैकब जो है वो अभी एक्स ईयर्स का है और सर जो उसका सन है वो वाई ईयर्स का है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ऐसा बोला जा रहा है सर कि सर जो जैकब है वो 5 साल बाद, यहाँ पे अभी यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि सर 5 साल बाद की। तो पहले वो लिख ले, 5 year हैंस, अभी ये नहीं लिखाएगा, अभी सर लिखाएगा 5 year हैंस, 5 years हैंस जैकब एज। 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, अगर अभी एक्स है तो 5 साल बाद +5 हो जाएगा ईयर्स, ठीक है सर। 5 आप लिखेंगे उसके बेटे का, 5 years हैंस हिज सन एज। अगर सर उसका बेटा का एज अभी वाई है तो 5 साल के बाद +5y हो जाएगा, मतलब कि y +5 हो जाएगा ईयर्स। देख रहे हो ना, प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल बाद +5 ना हो जाएगा। अगर प्रेजेंट एज वाई है तो 5 साल बाद +5 ना हो जाएगा ईयर्स में, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन करा है वो देखेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ए टी क्यू, ठीक है सर, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा बोला जा रहा है 5 साल बाद, हाँ ठीक है। जैकब जो है, मतलब कि ये जैकब जिसका ईयर x जोड़ 5 है, वो अपने अपने बेटे के एज से 3 गुना अधिक हो जाएगा। तो उसका बेटा का एज क्या है सर, y जोड़ 5। ये सारी बातें हो रही है अभी नहीं, अभी से 5 साल बाद की बात हो रही है कि सर जो जैकब है अपने बेटे के एज से 3 गुना अधिक है, मतलब कि 3 टाइम्स, मतलब कि ×3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी दूसरा इक्वेशन भी बनाना बाकी है, तो अभी तुरंत बनाएंगे उसको। देखिए अब बात हो रही है 5 साल बाद की,
सॉरी 5 साल पहले की सर, 5 years अगो लिखेंगे तो 5 years अगो जैकॉब एज, जैकॉब्स एज क्या हो जाएगा सर? अगर अभी मान लेते हैं एक्स ईयर्स का है तो 5 साल पहले क्या होता था, तो x-5 हुआ करता होगा ईयर्स में। अगर कोई व्यक्ति अभी एक्स साल का है तो 5 साल पहले -5 x का मतलब कि x-5 ईयर्स का होता होगा। हाँ सर। अब 5 years अगो हिज सन एज, अगर उसका बेटा अभी y ईयर्स का है तो 5 साल पहले y-5 ईयर्स का हुआ करता होगा। ठीक है, आप फिर से लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ऐसा बोला जा रहा है, अब 5 साल पीछे की बातें हो रही हैं, तो अब वही बातें होंगी कि सर जो जो जैकॉब का एज है मतलब कि x-5, वो अपने बेटे की एज से मतलब कि y-5 से सर 7 गुना अधिक है सर, 7 टाइम्स अधिक है सर, 7 गुना अधिक है, देख रहे हैं ना। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब जब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ गया है इतना सारा लिखने के बाद, तो इसको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, एंड देन वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई का। एक्स का वैल्यू क्या होगा, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। सर वाई की वैल्यू क्या होगी, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। ठीक है, निकालेंगे, निकालते हैं सर, निकालते हैं सर क्या होगा। तो किन्हीं एक इक्वेशन को लेना पड़ता है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ, सेकंड यहाँ लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप किसी एक इक्वेशन को लेंगे, तो फर्स्ट को लेते हैं हम, हाँ ऐसे मानते हैं, फर्स्ट एक्स जोड़ 5 बराबर 3 × y जोड़ 5। ठीक है, अब x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। x जोड़ 5 को वही रहने दीजिए, इसको इंटू कर लीजिए, 3 × y 3y प्लस 5 × 3 15। ठीक है, अब x बराबर 3y जोड़ 15 तो है ही, ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, इसीलिए x बराबर 3y का 3y, इसको सॉल्व करिएगा तो 15 में से 5 जाएगा तो 10। सर ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, दिख रहा है थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे हमारा सेकंड इक्वेशन में, इसमें तब हमारे y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं, क्या लिखते थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सर x की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। सर कैसे निकलेगा तो अभी हम देखेंगे, तो आप यहाँ तक लिख लें, मैं ये साइड को रब करने वाला हूँ। आप सर रब कर चुके हैं, अब इक्वेशन सेकंड जो भी उसको लिखेंगे, क्योंकि x-5 इजिकल्स टू 7 टाइम्स ऑफ y-5। हाँ ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब जाके x की वैल्यू हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक ना, तब जाके x की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है सर, वो भी होगा, ये अभी कर दें सर, अभी कर दो, बात बराबर है। ठीक है, क्या लिखा, वैल्यू x की वैल्यू 3y जोड़ 10, x की वैल्यू है -5 का -5 लिखो, ब्रैकेट बंद, सात इसको जब सॉल्व करोगे 7 × 7y -7 5 35। ठीक है, यहाँ पे 3y का 3y सॉल्व करोगे तो +5 आएगा, इक्वल टू 7y-35। अब y वाले टर्म्स को एक साइड ले जाओ, कांस्टेंट टर्म को एक साइड, 3y इधर का +7 इस साइड आ तो -7y इक्वल टू -35 का -35 तो रहेगा ही रहेगा, ये 5y इधर जाएगा तो -5, ये +5 इस साइड -5, सॉल्व करोगे तो -4y आएगा, इधर से -40 आएगा, माइनस से माइनस गया, y बराबर 40/4 कटेगा 10 आएगा, मतलब कि जो y की वैल्यू है वहाँ पास 10 आ जाएगी। अभी तक सर बस y की वैल्यू आई है, x की वैल्यू नहीं आई है, तो x की वैल्यू हम लोग लाएंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, अब y की वैल्यू जो भी आई है उसको हम लोग थर्ड इक्वेशन में हम लोग जा रहे हैं पुट करने के लिए, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। तो ठीक है सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या था इक्वेशन 3, ये था x बराबर 3y जोड़ 10, 3 का 3 इंटू वाई कितना है सर, वाई 10 निकल के आ रहा है, जोड़ 10, ये इंटू का सिंबल था, आप सबको समझ नहीं आता रहता है, 3 10 30, 3 × 10 30 होगा प्लस 10, सॉल्व करोगे तो 40 आ जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू 40 आ गया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि x सर क्या माने हुए थे, x माने हुए थे जेकोब का प्रेजेंट एज, सर y क्या माने थे, y माने थे उसके बेटे का प्रेजेंट एज, तो लिखेंगे हैंस
प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब। क्या माने थे, एक्स माने थे एक्स ईयर्स, तो एक्स की वैल्यू अब 40 आ गई, इसलिए 40 ईयर्स का हो गया वो उधर का, मतलब अभी है। एंड हिज एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। सर वाई ईयर्स का था, तो वाई कितना 10 निकल के आया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो वाई 10 था, तो 10 ईयर्स का उसका बच्चा है। अभी प्रेजेंट की बातें हो रही तो वही ठीक है। तो इसी के साथ सर हमारा ये 3 का 6 यहीं पे ख़त्म होता है। और आशा करते हैं कि समझ में भी आ रहा होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहें, क्वेश्चंस को लगाते रहें। एंड टेक केयर एंड बाय बाय।